हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का मॉडल सेट पेपर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें भी देखो 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए एक अंक निर्धारित है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि नॉन क्रिस्टलाइन को ही हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। सॉलिड के टू टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन दूसरा एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखते हो कि इसके जो पार्टिकल्स जो का इंटरेक्शंस होता है काफ़ी स्ट्रांगली होता है, और एमॉर्फस में जो होते हैं वो पार्टिकल बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सॉल्ट में बच्चों ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही प्रॉपर्ली तरीके से अरेंज्ड होते हैं, जबकि ग्लास में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस नेचर में जो सॉलिड्स होंगे इन चारों में वो ग्लास होगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फर्स्ट का डी हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है एलिमेंट विद एटॉमिक मास 100 हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 100 है और उसका स्ट्रक्चर जो दिया है बच्चों वो बीसीसी है। कौन सा स्ट्रक्चर है? बीसीसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है और एज लेंथ दे दिया है 400 पिकोमीटर। हमसे डेंसिटी पूछा जा रहा है। बच्चों डेंसिटी निकालने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। डेंसिटी डी बराबर आप क्या कर सकते हो? डेंसिटी डी बराबर जेड बाय ए क्यू एन ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जेड बाय ए क्यू एन ए, ठीक है। तो ए क्यू जो हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे ए क्यू बोले तो साइड का क्यूब करोगे, एन ए जो हो गया आपको एवोगैड्रोज नंबर हो गया। एन ए क्या हो गया? एवोगैड्रोज नंबर। जेड हो गया नंबर ऑफ एटम। तो बीसीसी ज्योमेट्री में नंबर ऑफ एटम जो होंगे 2 होंगे। मास आपके पास दिया हुआ है 100, ठीक है ना। ए हो गया 400 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में, तो 400 × 10⁻⁻12, ठीक है। और एवोगैड्रोज नंबर का जो वैल्यू होगा 6.022 × 10⁻23, ये सारे वैल्यू को रख दो। रख के आप डी सॉल्व करोगे तो तकरीबन 5.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। समझ रहे हो ना, यही डेंसिटी का फार्मूला होता है, डी बराबर जेड एम अपॉन ए क्यू एन ए। क्वेश्चन नंबर 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयन इन NaCl, ठीक है बच्चों। NaCl में Cl- आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 6। कितना होगा बच्चों? 6। तो ऑप्शन 3 का बी करेक्ट होगा। 4 में देखो क्या कह रहा है, पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर द डेंसिटी। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कि जो शॉर्टकट डिफेक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन जो होते हैं मिसिंग होते हैं, और जब कोई आयन मिस होते हैं तो मास भी चले जाते हैं, तो स्वाभाविक डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी कम हो जाएगा, तो शॉर्टकट डिफेक्ट में जो होगा वो डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है ना, शॉर्टकट डिफेक्ट में। तो 4 का जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5 नंबर देखो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है 234.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप जो है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर में प्रेजेंट है। तो हमसे बोल रहा है मोलल कंसंट्रेशन निकालने। बच्चों मोलल का मतलब सिंपल सा होता है मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों, ये जो मोलैलिटी आप निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हो जाएगा 34.2 ग्राम ले लोगे शुगर सिरप का जो मास दिया है, और बट्टा उसका क्या निकाल लोगे, जो मोलर मास है। तो शुगर सिरप का फार्मूला पता होगा आपको, कितना होता है? C6H22O11, ठीक है ना, C6H22O11। तो उसकी मदद से आप क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना 34.2 अपॉन मोलर मास ऑफ शुगर सिरप ले लेना। अब बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा यहाँ पर वो 234.2 ग्राम माइनस हो जाएगा 34.2। अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो सॉल्व करके तकरीबन 0.5 आएगा। तो 5 का ऑप्शन बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ऑफ केटायन, स्पीड ऑफ केटायन, स्पीड ऑफ एनायन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ केटायन पे डिपेंड नहीं करेगा, केटायन के स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता है, ना ही एनायन के स्पीड पे, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। तो 6 का डी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। इसके बाद देखो द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग
1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2+, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है कितना चार्ज ज़रूरत पड़ेगा 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, अच्छा ये 4 ना नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ गलती लग रहा है, ये 4 नीचे होगा MnO4 और यहाँ पे माइनस होगा, ओके। तो MnO4 माइनस को हमें Mn2+ में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में रेडॉक्स रिएक्शन, तो वहाँ पे आपने बैलेंसिंग सीखा होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो MnO4 माइनस को आप क्या कर सकते हो, MnO4 जो है माइनस को आप बैलेंस कैसे करोगे, तो MnO4 माइनस से आपके पास क्या मिल रहा है, Mn2+ मिल रहा है। क्या मिल रहा है बच्चों, Mn2+, समझ रहे हो ना, कितना मिल रहा है, Mn2+, ठीक। तो Mn2+ है, तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो आप यहाँ पे कितना करोगे, 4H2O को ऐड कर दोगे। और हमें पता है कि जितना हाइड्रोजन कमी होता है उतना हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितने हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बच्चों, 8 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, कितना, 8H+। अब देखो 8H+ का मतलब 8 बढ़ा 8 घटा, सॉरी प्लस का मतलब घटना, 8 घटा 1 बढ़ा, तो इधर 7 घटा इधर 2 घटा, तो इधर भी कितना घटना चाहिए, इधर भी 2 घटना चाहिए। तो 5 आप इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। तो यहाँ पे 5 मोल इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 4 × 96500 कूलम, सॉरी 5 मैं बोल रहा हूँ ना, तो 5 × 96500 कूलम। तो 5 × 96500 कूलम को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 482,500 आएगा। तो उसको आप लिख सकते हो 4.825, मैं कॉपी पे करके आपको बता रहा हूँ खटाखट, ठीक है। तो आप सही ऑप्शंस क्या लिखोगे, 4.825 × 10⁵, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो होगा साइमन सेंटीमीटर² पर मोल होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, मोलरिटी तो होता है डिपेंडेंट, नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी भी होगा, मोलरिटी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो 10 नंबर में देखो क्या कह रहा है, 200 ml वाटर को ऐड करना है 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। बट यहाँ मिक्सिंग ऑफ मोलरिटी वाला कहानी है, कहने का मतलब M1V1 बराबर जो हो जाएगा, M1V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2V2, क्या हो जाएगा, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है ना। तो हमसे यहाँ पर M2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, M2, तो M2 बराबर हो गया डायरेक्ट M1V1, अब बट्टा क्या करोगे बच्चों, M1V1 और अपॉन ले लोगे कितना, V2, क्या ले लोगे, V2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा दोगे M1V1 अपॉन V2, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो M1 देखो 0 पॉइंट कितना दिया है 2, ठीक है, V1 दे दिया है देखो 500 मिलीलीटर और V2 दे दो कितना है, तो V2 हो गया सॉल्यूशन का, तो 500 ऐड किए हो 200 में, तो सॉल्यूशन हो गया 700। तो यहाँ पे 0.2 × 500 अपॉन 700 कैलकुलेट करोगे तो 0.1428 m आएगा, ठीक है ना। तो 10 का डी करेक्ट होगा। 11 में देखो कह रहा है फोर्थ फ्लोटेशन मैथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन। बच्चों फोर्थ फ्लोटेशन मैथड जो है ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कौन से ओर्स के लिए, सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों साफ सफाई होता है, ठीक है ना। तो फोर्थ फ्लोटेशन मैथड जो हम लोग यूज़ करते हैं सल्फाइड ओर्स को साफ करने के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। फिर देखो कैलामाइन कह रहा है किसका ओर से, तो बच्चों कैलामाइन जो होता है ना वो जिंक का है, तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं कैलामाइन। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा ना, 12 का ए हो जाएगा। 13 में देखो क्या कर रहा है, फ्लश SiO2 इज यूज टू रिमूव। बच्चों फ्लश जो है सिलिका ऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, नहीं, तो FeO करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्लक्स SiO2 इज यूज टू रिमूव, दैट इज FeO, ठीक है। इसके बाद देखो हॉल-हार्ट प्रोसेस जो है किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, ये हॉल-हार्ट प्रोसेस जो होता है वो एल्युमिनियम के लिए यूज़ किया जाता है। आप देखोगे एल्युमिनियम का जब आप एक्सट्रैक्शन वहाँ पर देखोगे तो ये मेथड आपको बुक में दिखाई देगा।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर शोन बाय जेडएनएस। जो जेडएनएस जो होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। कौन से? फ्रैंकल। अब याद रखना जेडएनएस हो या सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो, ये सभी के सभी जो है फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। और ये शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर बात करें तो सोडियम शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड शो करते हैं। तो यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट करेक्ट होगा क्योंकि जेडएनएस के विषय में पूछ रहा है। जेडएनएस, एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई याद रखना बच्चों, ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 15 का। 16 में देखो कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड। देखो बच्चों मिनरल में जो इम्प्योरिटी होते हैं ना उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी मोटे मोटे इम्प्योरिटीज होते हैं उसको क्या कहा जाता है? गैंग। तो यहाँ पे 16 का बी करेक्ट होगा। 17 में कह रहा है ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। बच्चों ल्यूकस टेस्ट जो होता है ना हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। समझ रहे हो ना? कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दिमाग में बैठा लो ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एक मिनट याद रहेगा ना किसके किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ल्यूकस टेस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो अल्काइल क्लोराइड और वाटर देता है। तो हम देखते हैं कि टर्बिडिटी यदि अगर इमीडिएटली अपीयर हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो टर्सरी अल्कोहल है। इसको इंडिकेशन किसका दे रहा है बच्चों? टर्सरी अल्कोहल का। यदि टर्बिडिटी मान लो 5 मिनट में मिलता है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। और यदि टर्बिडिटी मान लो हमें कुछ समय के बाद मिलता है, हीट करते रहो तब तक करने का मतलब टाइम लगेगा, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा 17 का ए करेक्ट होगा। 18 में देखो 18 में क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी, क्या बोल रहा है बच्चों? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल दे रहा है कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 mkcl। ठीक है, और सॉल्यूशन एट 298 केल्विन एट 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 mkcl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन दिया है 0.198 और इनटू दिया है 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपको सिंपल से यहाँ पे फार्मूला बता दूँ कि रेसिस्टेंस दिया है देखो 1500 ओम और कंडक्टिविटी कप्पा दे दिया है 0.198 इंटू 10⁻³ सबसे। और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट। बच्चों सेल कांस्टेंट होता है क्या? L/A होता है। क्या होता है? L/A। और कप्पा होता है 1/ρ। और रो कैसे निकालोगे? रो होता है RA/L। रो क्या होता है? RA/L। ठीक है ना, तो L/A जो हो जाएगा R/ρ हो जाएगा। ठीक है ना, और R/ρ इसका मतलब क्या हो गया कि L/A R इंटू कप्पा हो जाएगा। तो R इंटू कप्पा, तो R बोले तो हो गया 1500 ओम और कप्पा हो गया 0.198 इंटू 10⁻³ कितना? 3। दोनों को सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा 0.297। कौन सा ऑप्शन है? देखो तो 0.297 ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 18 का ए हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग 250 ग्राम ऑफ 25% एंड 500 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है 25% ऑफ 250, तो 25% निकालो 250 का तो कितना आ जाएगा? देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आ रहा है 62.5 ग्राम आ रहा है। आप भी कैलकुलेट करो। 25% निकालो 250 का। ठीक है ना, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को यहाँ पे कितना निकल जाएगा? तो 250 में हम लोग सॉलिड का मास को माइनस करेंगे तो 187.5 ग्राम आ जाएगा। 250 में 62.5 आप माइनस कर दो। फिर आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो 500 में। कितना में? 500 ग्राम में देखो 40% दे रहा है तो ये 200 ग्राम और इसमें 200 ग्राम हो गया आपका सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। अब आप क्या करो, टोटल मास सॉल्यूट का निकाल लो, टोटल मास सॉल्वेंट का निकाल लो। तो टोटल मास सॉल्यूट कैसे निकालोगे? 62.5 प्लस 200
और सॉल्वेंट का कितना निकालोगे 187.5 प्लस 300 तो 487। अब कंपोजिशन ऑफ सॉलिड निकालना आसान है, टोटल मास ऑफ सॉलिड बटा टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या कर दो 100 कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो करीब आ रहा है, रुको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तकरीबन आ रहा है 35% के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो IUPAC नेम हमसे पूछ रहा है 20 में कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH के बाद OH जुड़ा हुआ है CH2। तो देखो फंक्शनल ग्रुप किधर है, इस तरफ है ना फंक्शनल ग्रुप। तो किधर से आपको काउंटिंग करना बेटर रहेगा, देख लो किधर से काउंटिंग करोगे। तो 1 2 3 इधर से ही काउंटिंग होगा। तो 1 2 3 पे क्या है बच्चों ऑल है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन क्या होता है हेक्स, और 1 पे इन है। तो आप सिंपल सा लगा दो हेक्स, 1 पे इन और 3 पे ऑल, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल, 20 का ए करेक्ट होगा। 21 में देखो द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो देखो H2O के साथ यहाँ पे कौन सा रूल लगाएगा, ये मार्कोनिकोव रूल होना चाहिए। तो मार्कोनिकोव रूल में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन 2 पे ऑल, इसका मतलब कम हाइड्रोजन इस पे है, तो इस पे OH को जोड़ दो, इस पे हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है ना, मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे लगा के बना सकते हो। तो यहाँ पे H2O में OH जो है CH पे जुड़ेगा और H जो है CH2 के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद देखो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये देखो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे CCH3 का होल 3 दिख रहा है ना, ओ इसका मतलब ईथर का ये प्रोडक्ट कंपाउंड है। HI के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो HI के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो HI है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल, हाँ ये डी करेक्ट ऑप्शन है। एथेनॉल बनाएगा और टर्ट ब्यूटाइल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है ना, ये कंपाउंड। इसके बाद देखो 23 में क्या करा है बच्चों, वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो ईथर बनाने का बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ठीक है ना, तो यहाँ पे बढ़िया ऑप्शंस कौन होगा, बढ़िया ऑप्शन कह रहे हैं, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ईथर बनाने का मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलाटाइल। स्टीम वोलाटाइल बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं स्टीम वोलाटाइल होंगे, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं वोलाटाइल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 25 नंबर में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। बच्चों यहाँ पे दे रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। यही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होगा ये मोस्ट पावरफुल एसिड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप याद रखना यही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ऑप्शन 25 का डी करेक्ट होगा। 26 में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्ट इन SN2 रिएक्शन। बच्चों मैं आपको बता दूं SN2 में जो होगा एल्काइल हैलाइड सिंपल CH3I। अच्छा यहाँ पे दो फंस रहे हैं ना, एक क्लोरीन है इथाइल क्लोराइड और यहाँ ये सॉरी मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड। अब इसमें रिएक्टिव ज़्यादा कौन होगा, तो क्लोरीन आयोडीन में देखा जाए तो आयोडीन रिएक्टिव है। हाँ तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, CH3I ही करेक्ट है। तो SN2 देगा बढ़िया। ये मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी से सबसे अच्छा SN2 देता है और प्राइमरी से भी पहले आपका क्या आ गया अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड जो होता है बढ़िया SN2 देगा, उसके बाद CH3Cl देगा। ठीक है ना, तो मिथाइल आयोडाइड होगा करेक्ट ऑप्शन, 26 का सी होगा। इसके बाद देखो 27 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म। बच्चों क्लोरीन जब बढ़ता है ना तो डायपोल मोमेंट घट जाता है। तो मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो क्लोरीन बढ़ रहा है, क्लोरीन बढ़ रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। मिथिलीन हो जाएगा CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन
ए होगा, क्योंकि मैंने बोला क्लोरीन बढ़ने से डायपोल मोमेंट घट जाता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखो द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल को थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये तो मस्त ऑप्शन ए ही होगा। यहाँ पे बन जाएगा आपका प्रोपाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो इसके बाद हेलोएल्केन रिएक्ट विद AgCN टू गिव, सीधे बोल रहा है कि हेलोएल्केन AgCN के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखना हेलोएल्केन AgCN के साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, आइसोसाइनाइड। इसके बाद कह रहा है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, यहाँ पे NCl5, PCl5, ASCl5, SbCl5, तो 100% ये ऑप्शन करेक्ट होगा NCl5, ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही रखता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन होगा बी होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फास्फोरस एग्जिट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 स्टेट। तो देखो यहाँ पे आप सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लो, तो मैं चेक करूँ S3PO3, यहाँ पे 3 हो गया, 3 6 +3 आ जाएगा, नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, S3PO4 3 4 2 8 8 3 में से 8 गया 5, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो S3PO4 करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे फास्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, देख लो 3 हो गया हाइड्रोजन का +X फास्फोरस का, और 4 × -2 -8, 3 -8 -5 उधर गया तो +5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन 31 का सी सही होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाइट्रेट आयन NO3 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा था, NO3- में हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का sp2 होगा, याद रखना। इसके बाद जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, तो जो जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसका कारण है कि इसका d ऑर्बिटल फुलफिल होता है, ठीक है ना। तो 33 का ए करेक्ट होगा। 34 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कलर्ड कंपाउंड, तो यहाँ पे Mn2+ होगा, ये कलर कंपाउंड होगा। मैंने आपको कलरलेस का कहानी बताया था जिसका D0 D10 होता है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे कलर्ड पूछ रहा है तो Mn2+ होगा। और लास्ट में आपको बता दूँ मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, तो आप यहाँ पे n जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn2+ में चूँकि यहाँ पे दे दिया है Z27 है, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेंगे, तो आप लगाओगे फार्मूला √n × n+2, तो √3 × 3+2, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन √15 आएगा, √15 का स्क्वायर रूट 3.87 के आसपास आएगा, तो 35 का बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।